बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वायरमेंटल डिजीज़ में जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा है टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल एंड फिज़िकल एजेंट, कि किस तरह केमिकल और फिज़िकल एजेंट्स जो है ह्यूमन बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी इज़ द फील्ड ऑफ साइंस। ये एक साइंस की फील्ड है जिसमें हम पॉइजन्स को डिस्कस कर लेते हैं, और टॉक्सिकोलॉजी में हम पॉइजन्स की डिस्ट्रीब्यूशंस कि किस तरह वो बॉडी में एंटर होते हैं और उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फिर उसका इफ़ेक्ट वहाँ पर बॉडी के ऊपर क्या होता है, ठीक है, और किस मैकेनिज़्म के थ्रू वो उस इफ़ेक्ट को कॉज कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। इसमें हम केमिकल्स पॉइजन्स जो उनकी पर्टिकुलरली हम यूज़ करते हैं पर केमिकल्स, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी में हम नॉट ओनली केमिकल को डिस्कस करेंगे बल्कि फ़िज़िकल एजेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, लाइक रेडिएशंस, हीट। ये भी सेम तरीके से जिस तरह केमिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन उसका होता है, तो इस तरह फ़िज़िकल एजेंट्स के भी ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इसी के थ्रू वो अपना जो बैड इफ़ेक्ट है वो बॉडी के ऊपर शो करते हैं। तो द स्टडी ऑफ पॉइजन्स या केमिकल एजेंट या फिज़िकल एजेंट विच कैन अफेक्ट आवर ह्यूमन हेल्थ इज़ कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। अब टॉक्सिसिटी किस तरह कॉज करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पॉइज़न है क्या चीज़। तो पैरासिस के मुताबिक जो उन्होंने 16वीं सेंचुरी में एक मशहूर कोट बताई थी कि ऑल सब्सटेंसेस आर पॉइजन्स। अकॉर्डिंग टू हिम हर कोई चीज़ जो है वो पॉइज़न है, लेकिन डिपेंड अपॉन देयर डोज। इसमें जो डोज है वो डिपेंड करते हैं। अगर वो राइट डोज में लिया जाए, राइट टाइम पे और राइट इंडिविजुअल में, ठीक है, राइट टाइम, राइट डोज एंड राइट पर्सन, ठीक है, तो वो फिर उसी केमिकल्स, उसी फिज़िकल एजेंट की या उसी चीज़ की को डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द पॉइजन। फॉर एग्जांपल मैं सिंगल एग्जांपल लेता हूँ ड्रग्स की। अगर कोई ड्रग्स जो है वो नॉर्मल कंडीशन में लेता है, नॉर्मल डोज पे, फॉर एग्जांपल कोई जो है वो नेल्बिन यूज़ करता है, नेल्बोपिन जो कि ओपियाइड्स हैं फॉर द पेन रिलीफ, लेकिन नॉर्मल डोज में। लेकिन अगर आप उसको कंसंट्रेटेड डोज में लें और वो भी हाई देन नॉर्मल, सो इट विल कॉज सेडेशन, इट विल डिप्रेस योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट विल डिप्रेस योर नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो फिर वो पॉइज़न है। लेकिन अगर आप वो थेरापेटिक यूज़ के लिए लेते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ अचीविंग हेल्थ, सो दैट इज़ देन ड्रग्स, ठीक है। तो डोज जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं एक केमिकल्स को कि एदर इट इज़ अ ड्रग और इट इज़ अ पॉइज़न। तो दुनिया में हर चीज़ जो है वो पॉइज़न है। खुराक, सिंपल अगर हम फूड के एग्जांपल ले लें, अगर आप फूड अकॉर्डिंग टू द नीड लेते हैं, सो दैट इज़ हेल्दी फॉर योर बॉडी, वो आपको एनर्जी देता है। लेकिन अगर आप फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, ओवर लेते हैं, सो दैट विल अफेक्ट योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ठीक है, और वहाँ पर मुख्तलिफ डिजीज़ का करेंगी, सो दैट विल बी द पॉइजन फॉर योर बॉडी। तो हर एक चीज़ का एक प्रॉपर मकदार जो है, डोज कहते हैं द प्रॉपर अमाउंट ऑफ अ थिंग, द प्रॉपर अमाउंट इन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अमाउंट के साथ साथ कंसंट्रेशन भी ज़रूरी है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें मिर्च के, चिली, अगर आप वो नॉर्मल लेते हैं और उसका कंसंट्रेशन भी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा जो है कड़वा नहीं है, तो आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाते हैं और साथ ही वो कड़वे बहुत ज़्यादा है, तो वो आपकी जो टंग है उसके ऊपर बॉइल्स आएंगे, वहाँ पर स्वेलिंग होगी, सो दैट देन पॉइज़न। तो कंसंट्रेशन और अमाउंट ये दोनों ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। अगर ये ज़्यादा है सो दैट विल बी पॉइज़न, अगर वो नॉर्मल अपनी मकदार पे है सो दैट इज़ जो उस पर्पज़ के लिए आप लेते हैं वो है।
ठीक है। तो जिस तरह ड्रग्स जो हैं दिस इज़ पोटेंशियली हार्मफुल, हर एक ड्रग्स अगर आप ओवरडोज लेते हैं। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है ज़ीनोबायोटिक्स। ज़ीनोबायोटिक्स किसे कहते हैं? हर वो केमिकल्स जो बाहर से आते हैं हमारे बॉडी में, एनवायरनमेंट से, एक्सोजीनियस होता है, हमारी बॉडी का अपना नहीं होता, दे आर कॉल्ड ज़ीनोबायोटिक। तो वो एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर कैसे आएंगे? बाई डिफरेंट रूट्स वो आते हैं। या तो वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू अंदर होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल है, वायरस है, आजकल जो कोरोना का है ड्रॉपलेट्स में मौजूद है, अगर वो ड्रॉपलेट को इनहेल कर लें, ठीक है, या कोई और इस तरह की जो ड्रग एब्यूज़ के लिए यूज़ होते हैं, या वो इंजेक्शन के थ्रू आते हैं खुराक में जीआईटी के थ्रू, या बाय डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट। ठीक है, तो इसी 3 तरीक़ों से वो एंटर होते हैं हमारी बॉडी में। तो ज़ीनोबायोटिक वो चीज़ है जो कि बाहर से आते हैं। अगर वो पॉइज़न है, पहला प्रिंसिपल था कि वो चीज़ टॉक्सिसिटी काज करेंगे जो कि पॉइज़न है। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया कि पॉइज़न तो है लेकिन ज़ीनोबायोटिक भी होगा, क्योंकि एंडोजीनियस कॉज नहीं कर सकते, ज़ीनोबायोटिक्स भी होगा। और तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है? ड्यूरेशन ऑफ द पॉइज़न और ज़ीनोबायोटिक, कि कितने टाइम तक वो हमारी बॉडी में रहेगा। ठीक है, तो जो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं या तो वो एक्सक्रीट आउट होंगे या वो एकमुलेट होंगे, डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ दैट ज़ीनोबायोटिक। तो जो चीज़ें एक्सक्रीट आउट होंगे वो तो या यूरिन में पास आउट होंगे, फीसिस में होंगी, या एक्सपायर्ड एयर में इनहेलेशन की थ्रू। इन तीनों की वजह रूट के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट होंगे। लेकिन जो चीज़ें एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकते, इनसॉल्युबल होते हैं, सो दे विल स्टोर इन दीज सब्सटेंसेस इन दीज एरियाज, लाइक बोन में वो स्टोर होंगे, फैट्स में होंगे, ब्रेन और हर दूसरे जो टिश्यूज़ हैं उसमें ये स्टोर होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि या तो वो चीज़ें एयर में होंगी, वाटर में होंगी, या सॉइल में होंगी। जब ह्यूमन उसको एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है, तो वो या इनहेलेशनल रूट के थ्रू अंदर आ सकते हैं, या स्किन के थ्रू, या हमारे जो फूड में आ सकते हैं जीआईटी के थ्रू। ठीक है, तो अंदर आने के बाद या तो हमारी बॉडी उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं आफ्टर द प्रोसेस, या वो बॉडी में एकमुलेट होते हैं एंड दीज रीजन। देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में कि जैसे वो एंटर हो जाते हैं थ्रू डिफरेंट सिस्टम, तो अल्टीमेटली ये कहाँ पर जाएंगे? ब्लड में, क्योंकि अगर हम इनहेलेशन के थ्रू लेते हैं तो ये जाएंगे इनटू द लंग्स में एल्वेलाई में जाएंगे, और एल्वेलाई में जब गैसेस एक्सचेंज होते हैं तो ये भी कैपिलरी ब्लड में जाएंगे और फिर हार्ट में, और देन सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। इसी तरह अगर जीआईटी के थ्रू ये चले जाते हैं, ठीक है, तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनटू द ब्लड, तो ये सब्सटेंसेस जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है ये भी उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड देन सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। सेम उसी तरीके से स्किन के अंदर अगर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल होते हैं वो फ्री होते हैं, तो उसी ब्लड वेसल के अंदर ये चले जाते हैं एंड देन सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। तो ब्लड स्ट्रीम में ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन के बाद अगर वो सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, हमारे लीवर उसको सॉल्युबलाइज कर सकते हैं, सो दैट विल बी एक्सक्रीट आउट। ठीक है, अगर वो नहीं कर सकते सो दैट विल बी स्टोर एंड देन इट विल लीड टू द टॉक्सिसिटी। लेकिन डिपेंड करती है लीवर पे। अब लीवर में भी 2 प्रोसेस होते हैं, आगे हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसका एक्शन किस तरह होगा? तो या तो ये केमिकल जिस साइट के थ्रू एंटर हो चुके हैं वहाँ पर ये अपना रिस्पांस शो करेंगे,
या दूसरी जगहों पर जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ राइनो, जो रिस्पायरेटरी वायरसेस हैं, तो वो एंटर होते हैं थ्रू द रिस्पायरेटरी ट्रैक। पहला जो उसकी पाथवे में आ जाते हैं वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक होते हैं, तो वहाँ पर वो राइनाइटस काज करते हैं। तो ये उसी स्पेसिफिक रीजन पर वो उसने अटैक किया। या अगर जीआईटी के थ्रू अगर हम लें तो कोई बैक्टीरिया अंदर हो जाते हैं, ठीक है, जिस तरह सुडोमोनास हो गया या साल्मोनेला टाइपोसा हो गया, ठीक है, तो जिस रूट के थ्रू वो एंटर हो जाते हैं, तो अगर उन्होंने जीआईटी की डिजीज़ काज किया या वो जीआईटी की डिजीज़ काज करेंगे या ब्लड में जब शामिल होकर तो दूसरी साइड पे ये जाएंगे। अच्छा, कुछ एजेंट्स इस तरह होते हैं जो कि एंट्री साइड पे मॉडिफाइड होते हैं और कुछ इस तरह होते हैं जो कि नॉन मॉडिफाइड होते हैं, अपने ओरिजिनल हालत में होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ड्रग्स की मिसाल ले लें तो कुछ ड्रग इस तरह होते हैं जो कि मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट आउट होते हैं, लेकिन कुछ ड्रग इस तरह होते हैं कि जो मेटाबोलाइज होकर भी एक्टिव मेटाबोलाइट बनाते हैं, ठीक है। तो वो मेटाबॉलिज्म के बाद जो एक्टिव मेटाबोलाइट होते हैं वो फिर डिजीज़ काज करने की पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं वो फिर एक्सक्रीट आउट होगा इन द यूरिन। जो मेटाबॉलिज्म होते हैं इन द लीवर वो दो फेजेस में होते हैं। फेज़ 1 में क्या होते हैं, केमिकल के अंदर रिएक्शंस होते हैं, या तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा या ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। इस फेज़ 1 रिएक्शन के लिए जो एंजाइम ज़रूरी है दे आर कॉल्ड साइटोक्रोम P450। ये एक एंजाइम सिस्टम है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लीवर पर्टिकुलरली वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा स्किन, लंग्स और जीआई म्यूकोजा के ऊपर भी होते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है, लीवर इज़ द साइट ऑफ, वहाँ पर रिफाइनरी मौजूद है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन इसके अलावा जो पैथोजन की एंट्री साइट है वहाँ पर भी मौजूद है। इसके अलावा थ्रू आउट द बॉडी ये पहले हैं, लेकिन इन्हीं एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब फेज़ 1 में जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें चांसेस हैं कि या तो हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट बनेंगे या इसमें एक्टिव मेटाबोलाइट बनेंगे। तो जो वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट होंगे वो एक्सक्रीट आउट होंगे थ्रू द यूरिन, लेकिन जो नॉन वाटर सॉल्युबल होंगे उसमें फिर फेज़ 2 रिएक्शन होगा। तो फेज़ 2 रिएक्शन में क्या होगी, ग्लूकोरिनेडेशन। ग्लूकोरिनेडेशन मीन द कंजुगेशन ऑफ द ग्लूकुरोनिक एसिड विच मेक द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस सॉल्युबल। क्योंकि अगर फेज़ 1 में वो सॉल्युबल नहीं है तो उसको ग्लूकुरोनिक एसिड ऐड किया जाता है जिसके थ्रू वो सॉल्युबलाइज होते हैं। सल्फेशन या सल्फेट उसके साथ ऐड किया जाता है, मिथाइल उसके साथ ऐड किया जाता है, या ग्लूटाथायोन। ये चार चीज़ों में से एक उसके साथ कंजुगेट होगा जिसके थ्रू वो सॉल्युबल हो जाएंगे और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो फिर रेडिली एक्सक्रीट होता है फ्रॉम द बॉडी। लेकिन इसमें एक मसला है। मसला ये है कि जब ये रिएक्शंस होते हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 तो इसी में हमारे पास ROS बनता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, एज अ बाई प्रोडक्ट। और आप लोगों ने पैथोलॉजी 1 में पढ़ चुके हैं कि जो ROS है एट काज सेलुलर डैमेज। तो एक्चुअली जो डैमेज काज करते हैं वो ये ROS काज करते हैं। यहाँ पर आप लोग डायग्रामेटिकली आप लोग देख सकते हैं कि ज़ीनोबायोटिक्स जो है वो दो तरह की, जब उसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो दो तरह की मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। या तो वो नॉन टॉक्सिक होगा जो कि रेडिली एलिमिनेट होगा फ्रॉम द बॉडी, या एक्टिव मेटाबोलाइट होंगे। सो ये एक्टिव मेटाबोलाइट जो है दैट इज काज डिजीज़। किस तरह काज करेंगे, वो हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे, या तो वो DNA के ऊपर एक्ट करेंगे
या सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर, रिसेप्टर्स के ऊपर या एंजाइम्स के ऊपर, ठीक है, एंड लीड्स टू द टॉक्सिसिटी। अब जिस तरह हमने स्टार्ट में बता दिया कि या तो वो एक्सक्रीट आउट होंगे या फिर बॉडी में ये सर्कुलेट करेंगे, तो बॉडी में ये किस तरह सर्कुलेट होंगे। तो मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट ड्रग्स विच आर लाइपोफिलिक, तो वो लाइपोप्रोटीन के साथ बाइंड होके क्या जो बॉडी है उसमें सर्कुलेट होते हैं और फिर अपने रिसेप्टर्स के थ्रू या सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू या जो है एंजाइम के थ्रू एंटर होते हैं एंड टू दी देयर टारगेट एरियाज़, और वहाँ पर वो टॉक्सिसिटी जो है वो काज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट प्रिंसिपल्स थी जिसके थ्रू जिसकी बदौलत जो है वो काम करते हैं। पहला ये था कि वो चीज़ टॉक्सिसिटी काज करेंगी जो हमारे पास पॉइज़न हो, तो पॉइज़न की डिफिनीशन आप लोगों ने भी पढ़ी। दूसरा हमने ये बता दिया कि वो पॉइज़न तो होगा लेकिन पॉइज़न विल बी द जीनोबायोटिक, ठीक हो गया। तीसरा फिर वो एंट्रेंस है इनटू द बॉडी कि किस रूट के थ्रू एंट्रेंस होते हैं, या वो बॉडी में रहते हैं या एलिमिनेट होते हैं। चौथा ये कि उसकी मेटाबॉलिज्म किस तरह होगी, लीवर इसके साथ क्या करेंगे, या तो एक्टिव मेटाबोलाइट बनाएंगे या वाटर सालुबल एक्सक्रीट आउट होगी, और एक्टिव मेटाबोलाइट विल कॉज देयर टॉक्सिसिटी बाय ट्रांसपोर्टिंग टू डिफरेंट साइट्स। तो ये डिफरेंट 5 प्रिंसिपल हैं जिसके थ्रू एक केमिकल जो है अपना टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। अच्छा, तो